Good morning, students. Today we are going to study the first chapter of history in SST, modern period in Indian history. है ना? Children, in previous classes you were introduced to the periodization of Indian history, है ना? Into ancient, medieval and modern. पिछली क्लासेस में 6th और 7th क्लासेस में आपने पीरियोडाइजेशन पढ़ा था, है ना? आपको बताया गया था कि इंडियन हिस्ट्री को या फिर पूरी वर्ल्ड में भी जो हिस्ट्री है, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। इंडिया में जो एंशिएंट पीरियड रहा है वो प्री हिस्ट्री से लेकर के 7th सेंचुरी तक रहा है और मिडिवल पीरियड 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक, मॉडर्न पीरियड 18th सेंचुरी से लेकर के टिल नाउ, अब तक, है ना? तो 6th क्लास में आप एंशिएंट पीरियड पढ़ चुके थे, 8th सेंचुरी तक की हिस्ट्री उसमें पढ़ी आपने। फिर मिडिवल पीरियड में आपने 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक का पूरा आपने हिस्ट्री पढ़ी। अब 8th क्लास में आप 18th सेंचुरी से अभी तक की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है? तो इंडिया में मॉडर्न पीरियड का स्टार्ट जो है, बिगिनिंग जो है 18th सेंचुरी से माना जाता है, जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए थे और मुग़ल पीरियड का एंड हो रहा था, है ना? तो वो समय जब ब्रिटिश हमारे देश में आए थे और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की थी यहाँ पर, ये समय मॉडर्न पीरियड का स्टार्ट माना जाता है, बिगिनिंग मानी जाती है हमारे देश में। फिर हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न पीरियड को का इन्फॉर्मेशन जो हमें मिला है उसके क्या सोर्सेज हैं, किन किन सोर्सेज से हम मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्री को जान सकते हैं, है ना? तो हमारे पास काफ़ी सारे सोर्सेज हैं मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के, क्योंकि 18th सेंचुरी से पहले, काफ़ी पहले ही लगभग 12th सेंचुरी में पेपर का इन्वेंशन हो चुका था, है ना? और उसके बाद प्रिंटिंग का भी इन्वेंशन हो चुका था। तो काफ़ी सारे हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स भी हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो किया गया था। तो मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। इन सोर्सेज को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज में क्या क्या आ सकता है? प्राइमरी सोर्सेज में है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, मैगजीन, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एंड ये क्या है? प्राइमरी सोर्सेज है। उसके बाद है सेकेंडरी सोर्सेज। तो पहले हम प्राइमरी सोर्सेज को डिटेल में जानेंगे कि प्राइमरी सोर्सेज क्या क्या हैं। पहले है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, है ना? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मॉन्यूमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स इंक्लूड होते हैं। देश के अलग अलग भागों में, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो अलग अलग जगहों पर लोकेटेड हैं, वहाँ पर मॉन्यूमेंट्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि इंडिया गेट है, पार्लियामेंट हाउस है ना? ये मॉडर्न पीरियड के कुछ इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स में आते हैं, इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स में आती हैं जो हमें मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्री का इंफॉर्मेशन देती हैं। देन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जिनमें गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स, ऑर्डर्स, ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस लेटर्स, ये सब इसमें इंक्लूड हैं, है ना? ये हमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं क्योंकि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड माने जाते हैं, है ना? इन्हें आर्काइव्स में और लाइब्रेरीज़ में प्रिजर्व करके बहुत अच्छी तरीके से रखा गया है। देन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स मॉडर्न पीरियड के जो हैं वो भी हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। पैम्फलेट उस समय बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था, है ना? वो जिसके थ्रू पीपल अपनी फीलिंग को, और लेटर्स के थ्रू वो अपने फीलिंग को और सिग्निफिकेंस को शो करते थे, और ये उस समय की सिचुएशन को समझने के लिए, जो उस मोमेंट में रहा होगा, उस सिचुएशन को समझने के लिए ये एक सबसे अच्छा सोर्स है।
है ना। तो ये क्या थे, प्राइमरी सोर्सेज। अब हम जानेंगे सेकेंडरी सोर्सेज क्या हैं। सेकेंडरी सोर्सेज में उस समय जो स्कॉलर्स रहे होंगे, है ना, 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 18th सेंचुरी के बाद जितने भी स्कॉलर्स थे, उनके जो कंक्लूजन उन्होंने अपने लिखे हैं उस पीरियड के बारे में, उन्होंने अपने जो भी निष्कर्ष निकाले हैं और उन्होंने लिखा है, वो ओरिजिनल सोर्स के अंतर्गत ही आता है ना। ये तो ये सेकेंडरी सोर्सेज में आते हैं, और ये आर्टिकल्स, व्यूज़, बुक्स, इन बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़, इनके रूप में हमको अवेलेबल होते हैं, और इनके थ्रू हम मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छी तरीके से जान सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्या थे, सोर्सेज ऑफ मॉडर्न पीरियड, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है। देन डेवलपमेंट इन इंडिया एंड यूरोप, है ना। मिडिवल पीरियड में हमने क्या देखा था कि मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो रहा था, टूट रहा था। औरंगज़ेब की डेथ के बाद लगभग मिडिवल पीरियड, मुगल एम्पायर का लगभग समाप्ति ही हो चुकी थी, कह सकते हैं। टोटली डिसइंटीग्रेट हो चुका था, टूट चुका था। और उसके बाद छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट्स थे जिनका इमर्जेंस हुआ, उद्भव हुआ। यूरोपियंस जो ब्रिटेन से आए थे, फ्रांस से, पुर्तगाल से और नीदरलैंड से, ये इंडिया में एंटर कर चुके थे एज अ ट्रेडर, व्यापारी के रूप में यहाँ पर आ चुके थे, और इन्होंने कई जगह पर अपने ट्रेडिंग पोस्ट भी बना लिए थे। इंग्लिश और फ्रेंच कंपनीज़ जो थीं, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिली अपने पॉलिटिकल और टेरिटोरियल फ्यूचर बनाने के लिए। यहाँ पर उन्होंने अपना पॉलिटिकल और टेरिटोरियल जो है वर्चस्व बनाया राजनीति में और टेरिटरीज़ में। अपने प्रदेश यहाँ पर उन्होंने खुद के इस्टेब्लिश किए, और वो ज़्यादा सफल हुए बाकियों के कंपैरिजन में, है ना। इंडिया was seen as a प्राइज पोजीशन। इंडिया को उस समय पर ये जो थे फ्रेंच थे, इंग्लिश थे, ये इंडिया को एक प्राइज़ के रूप में देखते थे, है ना, और उस प्राइज़ पर अपना अधिकार जताना चाहते थे, एक इनाम के रूप में उसको देखते थे। जैसे हम किसी कंपटीशन में जाते हैं और कंपटीशन का जो अवार्ड होता है उस पर अपना पोजीशन करना चाहते हैं, उसको हम पाना चाहते हैं, अपना अधिकार करना चाहते हैं। वैसे ही इंडिया उनके लिए एक प्राइज़ की तरह था जिसे वो पजेस करना चाहते थे। इससे इसका क्या हुआ, इसका परिणाम, इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि हमारे देश में एंग्लो फ्रेंच राइवलरीज़ शुरू हो गए, जो ब्रिटिश डोमिनेशन के साथ ही ख़त्म हुआ। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी मतलब अंग्रेज़ों, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में लगातार प्रतिद्वंदिता होती रही। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में, हराने में लगे रहे, और इंडिया एज अ प्राइज़, इंडिया को पजेस करने के लिए एक दूसरे से वो लड़ते रहे। और इस लड़ाई का अंत तब हुआ, लास्ट तब हुआ जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को डोमिनेट किया, इंडिया पर अपना अधिकार जमा लिया और फ्रेंच को यहाँ से निकाल दिया, है ना। द ब्रिटिश देन कॉन्सनट्रेटेड ऑन द ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ देयर इंडियन टेरिटरी बिगिनिंग विद बंगाल इन द बैटल ऑफ प्लासी। ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे इंडियन टेरिटरी पर अपना एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी में 1775 में जो बैटल हुआ था उसमें बंगाल को जीता। फिर बक्सर के बैटल में जो 1765 में हुआ था उसमें बिहार को पजेस किया। ठीक है, तो इस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे वो धीरे धीरे अपनी टेरिटरीज़ को एक्सटेंड करने लगे, इस्टेब्लिश करने लगे अपने आप को यहाँ पर पॉलिटिकली और टेरिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। The developments in India did not take place in isolation. There were a whole lot of changes taking place all over the globe. लेकिन जो ये डेवलपमेंट हो रहा था इंडिया में, वो केवल इंडिया में ही नहीं हो रहा था,
बल्कि वर्ल्ड के दूसरे भागों में भी, मतलब पूरे विश्व में चेंजेस आ रहे थे, स्पेशली यूरोप में। इस पीरियड के दौरान 16th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी के बीच में ट्रेड और मार्केट्स का और टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी, इनका बहुत तेज़ गति से ग्रोथ हुआ। बहुत तेज़ी से मार्केट्स का और ट्रेड्स का ग्रोथ उनकी शुरू हुई, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी। ठीक है, तो इस तरह से जो यूरोपियंस थे उनमें ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल इंडिया पर किया और वो यहीं पर आकर के फिर इस्टेब्लिश हो गए। देन राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कैपिटलिज्म मतलब क्या होता है बेटा? पूंजीवाद, हिंदी में बोलते हैं पूंजीवाद। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, है ना। तो इंडिया में कैपिटलिज्म की शुरुआत कैसे हुई और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे आया? ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज़ थीं इस पीरियड के दौरान वो ट्रेड वहाँ पर फ्लॉरिश हो चुका था। ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वहाँ पर व्यापार काफ़ी विकसित हो चुका था, काफ़ी फैल चुका था, उन लोगों का ट्रेड काफ़ी फ्लॉरिश हो चुका था। ट्रेड का जो एक्सपेंशन था वो होम से लेकर अब्रॉड तक यूरोपियन मर्चेंट्स के हाथों में था और वो अपने प्रोडक्शन के सिस्टम को डे बाय डे इम्प्रूव करते जा रहे थे, है ना। इट हैड टू बी मेड मोर एफिशिएंट सो दैट मोर गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड क्विकली। और उन्होंने इसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो सके, जल्दी से जल्दी, है ना। गुड्स का जो डिमांड था वो भी बढ़ रहा था और जो रेवोल्यूशनरीज थे, है ना, क्रांतिकारी जो थे, जो इन चेंजेस को ला रहे थे, वो इन प्रोडक्शन के मेथड को अपना रहे थे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो थी उसको अपना रहे थे। ठीक है। इन 18th सेंचुरी इट गेव वे एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल ओवर ट्रेड। तो इस तरीके से 18th सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे उनका ट्रेड पर भी कंट्रोल हो गया। ठीक है, उन्होंने जो टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाई और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया और डिमांड भी बढ़ती गई। उनके जो प्रोडक्शन करते थे उनके प्रोडक्शन की डिमांड भी बहुत होती थी। तो इस तरीके से जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उन्होंने पूरे ट्रेड पर अपना कंट्रोल कर लिया और ट्रेडर्स जो थे ये कंट्रोल के लिए एक दूसरे से फाइट भी करते थे। जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपना कंट्रोल करने के लिए एक दूसरे से लड़े भी। However, they continue to establish trade links with the Asian and African countries. हालांकि उन्होंने अपने ट्रेड लिंक जारी रखे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ। The Europeans realized that the rulers of most the Asian country were weak. यूरोपियंस को फिर ये रियलाइज़ हो चुका था, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन्हें रियलाइज़ हो चुका था कि ज़्यादातर जो रूलर्स हैं एशियन कंट्रीज़ में वो क्या हैं? वीक थे वो। Thus started the colonial imperialist conquest of Asia. तो इसका फ़ायदा उठा के उन्होंने एशिया में अपना कनकेस्ट शुरू कर दिया कॉलोनी इस्टेब्लिश करने के लिए। मतलब एशिया की कंट्रीज़ पर अपना अधिकार करने के लिए, उन पर अपना कंट्रोल करने के लिए उन्होंने वहाँ पर कनकेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ज़्यादातर जो एशियन रूलर्स हैं वो क्या हैं? वीक हैं। द इंडस्ट्रियलाइज्ड यूरोपियन कंट्रीज़ विद मोर एडवांस्ड मिलिट्री। जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, है ना, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। इंडिया में मॉडर्न पीरियड कब आया? 18th सेंचुरी में, जब यहाँ पर नई नई मशीनों के थ्रू प्रोडक्शन हुआ, है ना। लेकिन जो यूरोप था, यूरोप में 15th-16th सेंचुरी में ही जो था मॉडर्नाइजेशन हो चुका था। तो वहाँ की मिलिट्री भी बहुत एडवांस थी क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हुआ था। ठीक है, तो अपनी एडवांस मिलिट्री के पावर से, फोर्स से उन्होंने एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ पर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया।
जो यूरोप की ट्रेडिंग कंपनीज थी उन्होंने धीरे धीरे उन कंट्रीज़ में एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर रूलर्स जो थे उनको अपने अंडर में ले लिया और 19th सेंचुरी का एंड आते आते एशिया और अफ्रीका के जो ज़्यादातर पार्ट्स थे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूरोपियंस के कब्ज़े में आ चुका था। ठीक है, तो 19th सेंचुरी तक लगभग जो पूरा देश था अफ्रीका की और एशिया की जो लगभग सारी ज़्यादातर कंट्रीज़ थी वो यूरोपियन के इम्पीरियलिज़म में आ चुकी थी। ठीक है, तो इस तरह से कैपिटलिज़म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई मॉडर्न पीरियड में। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि क्या चेंजेस आए इंडिया में भी और यूरोप में भी मॉडर्न पीरियड में। ठीक है बेटा, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे इसका आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे पहले तो, जो मैं PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगी। अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड, एंड इफ़ यू डोंट हैव बुक देन आई विल प्रोवाइड यू द इमेजेस और PDF. Okay, then you can read with it nicely and listen the explanation completely and carefully. Okay, 7th क्लास के बच्चे नहीं सुन रहे हैं, सारे बच्चे पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं सुनते हैं, तो बेटा आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप एक्सप्लेनेशन केयरफुली नहीं सुनोगे। तो आपको डेली जो वर्क प्रोवाइड किया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जा रही है, आप डेली उसको केयरफुली सुनिए, समझिए, एंड वेयर एवर यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी. ओके, डोंट हेजिटेट एंड आस्क मी. ओके, बाय.